तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो एक आग, एक फायर है। ओशो जिस निजत्व की बात करते हैं उसके साथ जीना आसान है। ओशो जिस विजन की बात करते हैं उसको समझना ही मुश्किल है, तो उसके साथ जीना तो और भी मुश्किल है। इसीलिए ओशो के पास आने को तो करोड़ों आए, लेकिन जाने को भी करोड़ों चले गए, क्योंकि देखा कि आसान नहीं है। वो जिस तरीके की बातें बोलते हैं और हर आयाम से बोलते हैं, जीवन के हर पक्ष पे बोलते हैं कि किसकी इतनी साहस हो। पृथ्वी पे ही ऐसा नहीं, कुछ मामलों में पूरब के लोग साहस कर लेते तो कुछ मामलों में पश्चिम के लोग साहस कर लेते, लेकिन वो दोनों के नीचे की जमीन खींचते हैं। अब ओशो के पर्टिकुलरली शरीर से जाने के बाद बहुत सारे मध्यस्थ आ गए, मैसेंजर्स। अब ओशो ने जीवन भर मैसेंजर के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उनने खुद को ही व्यक्ति की तरह नहीं रखा, तो किसी और मध्यस्थी की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन कोई रिश्तेदार बन गया, कोई देवदत्त बन गया, कोई लट्ठ भारती बन गया, कोई अपने को पुराना सन्यासी कहता, और पता नहीं क्या क्या करीबी हो, सब तरीके की नौटंकियां और नाटंकियां। उन लोगों ने नाम ओशो का रखा, फोटो ओशो की लगा दी, ज़्यादा हो तो जबला भी पहन लिया, माला भी पहन ली, ओशो के साथ की फोटोएं दिखा देते हैं, मैं उस सन से ओशो के साथ, मैं उस सन से, और जो भी कुछ। फिर उन्होंने ओशो की सारी आग निकाल दी, सारी फायर निकाल दी, जो कमजोरों को, मूर्खों को, गंवारों को, बचकाने लोगों को, अनपढ़ों को, लचर पचर लोगों को पसंद आता, वैसा ओशो को बना दिया। वही ओशो के आसपास आरतियां करने लग गए, प्रसाद बांटने लग गए, कुर्सियों पे बैठ के धक्के देने लग गए, अपने को महान बताने लग गए, पुजवाने लग गए, जो कि मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति को हमेशा नहीं एक सहारा चाहिए कि कोई बैठ जाए जिसके चरणों में वो लोटायमान हो जाए। तो ये जो मानसिक कमजोरियां हैं, ये मानव की जो कमजोरियां हैं, ये जो आधा अधूरापन है, उन सबको इन लोगों ने ओशो के नाम से फिर चला दिया। जिन बीमारियों के खिलाफ ओशो जीवन भर बोले, वही बीमारियां ओशो के नाम से चला दी। जब मैं कभी कभी सोशल साइट्स पे देखता हूँ आरतियां होते हुए और प्रसाद बांटते हुए और लट्ठ भारती के भजन कीर्तन और सब, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता कि ओशो कहीं है वहां न। इन ड्रीम मास्टर और इनको ओशो कुछ समझ आए तो निश्चित ही उनके चरणों में लोटायमान होने वालों को तो समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक भीड़ चल निकली जो ओशो के नाम से रेलम पेल मचाए हुए। यही भीड़ में से ये जो ओशो लेगेसी के नाम से आए दिन कोरेगांव पार्क में उधम मस्ती करते हैं, ये उसी भीड़ के हिस्से हैं, उसी भीड़ के हिस्से। इनका कोई लेना, उनको कोई समझ नहीं है ओशो की, लेकिन वो ओशो की लेगेसी बचाएंगे। अरे खुद की लेगेसी बचा लो तो बड़ी बात है, जो तुम ओशो की लेगेसी कहाँ जाओगे। लेकिन यही सब दौर चल निकला। अब इस सभी सही दौर में पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि जो ओशो के समझ के लोग हैं, जो प्रतिभावान है, जीनियस है, जिसे ओशो माय पीपुल कहते हैं, वो तो निश्चित अभी भी वो अपने अपने ढंग से अपने स्वयं के जीवन में भी और जो भी उनके अभिव्यक्ति से
वो ओशो के लिए, ओशो के संदेश के लिए कर सकते, सब कर रहे हैं, और वो लाखों में या करोड़ों में है पृथ्वी पे। लेकिन जो काम होता है ओशो का, जो ओशो के से जुड़े लोगों का काम, अब सृजनशील जो होते हैं, संवेदनशील जो होते हैं, प्रतिभावान जो होते हैं, वो सड़कों पे दौड़ते तो नहीं फिरेंगे ना भाई जबले पहन के। वो तो अपने अपने ढंग से, अपने अपने सृजन से, अपने अपने कार्य से, अपनी अपनी अभिव्यक्ति से वो ओशो के संदेश को खुद भी जिएंगे, लोगों तक भी पहुँचाएंगे। तो वो एक वर्क सतत चल रहा है। और ये जो रिंग मास्टर और ये देवदत्त और ये लट्ठ भारती और ये जितने भी इकट्ठे हो गए, ये 4 दिन की शादी है, जिनका कोई बेस ही नहीं। और ये भी आप देख लो कि हर थोड़े दिन में इनमें से कोई लोग थोड़े ऊपर आ जाते हैं, फिर वो कोई पीछे चले जाते हैं। कुछ साल पहले तक जिनके बड़े नाम थे वो आज नाम ले वही नहीं उनके। अब इनके भी तो ये कोई बहुत इनकी उम्र नहीं होती है, थोड़ी छोटी मोटी उम्र होती है। तो वो, लेकिन जो ओशो का वर्क है, जो ओशो का सत्य है, जो ओशो का विजन है, वो जिंदा रहेगा हजारों साल तक, लाखों सालों तक जिंदा रहेगा। करोड़ों अरबों असंख्य लोग उससे फायदा लेते रहे। बाकी अब ठीक है, अब मैं जब देखता हूँ ओशो के नाम से होती बचकानी हरकतों को, तो बड़ा वो लगता है कि यार ये। लेकिन ओशो ने समय समय पे ये बात तो बोली थी कि उनके आसपास, इवन हिंदी प्रवचन में बोला था कि यहाँ लोग बैठे हैं जो मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं, फिर वो सारी चीजें ले आएंगे। अब उस वक्त के उस दिन को मैं याद करूं, जो आसपास बैठे थे, तो उस वक्त तो नहीं लगा था ये आसपास कौन बैठा है ऐसा। लेकिन जब अब देवदत्त और सब निकल के आए तो मुझे लगता कि ओशो इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे। सतत सचेत तो कर रहे थे वो कि इन सब चीज़ों से सावधानी रखी जाए, उनके काम के लिए सावधानी रखी जाए। लेकिन आप क्या कर सकते हो, किसी का गला थोड़ी पकड़ सकते, कि किसी का हाथ थोड़ी पकड़ सकते। का वो ओशो के नाम से कोई भी अगर घंटी बजाने लग जाए तो उसका आप क्या करो। कोई आश्रम बना रहे, कोई कम्यून बना रहे, कोई ये बना रहे। और ओशो के पूरे जीवन काल में ओशो ने इन सब चीजों का कब महत्व दिया। ध्यान के अलावा तो उन्हें, और इंटेलिजेंस के अलावा तो क्रिएटिविटी के अलावा, सेंसिटिविटी के अलावा, इनसे बाहरी चीज़ों, जो उथली चीज़ों पे तो उन्हें ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, कम्यून बनाने की उनकी एक थी अवधारणा और उन पे उनने काम भी किया। लेकिन स्पष्ट ही ओशो ने यह भी बोला कि भाई कम्यून कोई ज़मीन से और मकानों से नहीं बनेगा, तुम लोगों से बनेगा। तुम लोग तैयार हो गए तो कम्यून बन जाएगा। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि मनुष्य तैयार नहीं हुआ तो कम्यून का तो असफल होना ही था, और वो हो गया। क्योंकि आज जब मैं छोटी मोटी चीज़ों को होते देखता हूँ, तो अगर कम्यून होता तो शायद हम तो AK-47 चला रहे होते। तो ऐसी किसी शक्ति को तो निर्माण करके ओशो जाते ही नहीं जो कि उनके पीछे इस तरीके से, जो छोटी सी जमीन है पूना की, उसके पीछे देखो जिसको पड़े हैं। तो अब बात तो उनने ओशो के मैसेज की कि हमेशा ने अपने मैसेज की, अपने को भी कभी बीच में नहीं लाया। क्या कभी ओशो ने अपने को पुजवाया? कभी वो किसी तरीके से ये घंटियां बजाने और ये आरतियां करवाने को इन सबको उनने किया? लेकिन अब सब चल पड़ा है। ये सारा जो चल पड़ा है ये कायरों का काम है। चाहे वो रिंग मास्टर है, चाहे वो देवदत्त है, चाहे वो लट्ठ भारती है, वो चाहे जो भी है, वो सब कायर है, बेहद कायर। और कायरों ने कायरों को इकट्ठा कर लिया। हाँ, नाम ओशो का है, फोटो ओशो का है, क्योंकि कायरों को कौन पूछे, कायरों के पास कौन जाएगा। तो नाम लगा दिया ओशो का, फोटो लगा दिया, झबले पहन लिए, ओशो की बात में ओशो का नाम लेने लगे, ओशो के जो भी कोटेशन, और वो कोटेशन भी जो उनकी समझ के अनुसार फिट बैठते हैं वो उपयोग करते हैं। अब जैसे कि ये देवदत्त और ये सारे की ओशो ने कहा कि मेरे जाने के बाद किसी जिंदा गुरु को ढूंढ लेना। अब ये बात सच है, ओशो ऐसा बोले तो है, लेकिन
अब इसके अंदर ये है ना कि भाई ओशो ने जिंदा गुरु को ढूंढने की बात बोली, किसी बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति की बात करी, किसी लफंगी के पास, किसी पाखंडी के पास, किसी धोखेबाज के पास तो न जीते जी जाने को बोला, न मरने के बाद भी। लेकिन ये आ गए सब कि जी ओशो ने कहा था जीवंत गुरु के पहचान, और ये जीवंत गुरु बन के बैठ गए सब और ले आए वो कोटेशन। अब ओशो ने तो दूसरे कोटेशन भी बोला कि जिनने मुझे प्रेम किया है मैं उनके लिए तो हमेशा ना उपलब्ध रहूँगा। मैं बोले कि यहाँ से कहाँ जाऊँगा, इन्हीं हवाओं में, इन्हीं पेड़ पौधों में, इन्हीं इसी आकाश में हवा में रहूँगा। लेकिन वो बातें भी, लेकिन ये जो जीवंत गुरु को नोटंकी करने वाले रिंग मास्टर और देवदत्त और लट्ट भारती है, वो कोटेशन फिर नहीं छूते। अरे तुम जीवंत गुरु हो का, तुम तो पाखंडी हो, धोखेबाज हो, मानव आत्मा के शोषक हो, ओशो के नाम से शोषण कर रहे हो लोगों का, मूर्ख बना रहे हो अपने पैसे, अपनी वासना और अपनी पुजवाने के लिए तुम बेहद ज्यादा गंदा काम कर रहे हो। ऐसे फुहड़ लोगों के पास जाने के लिए ओशो बोलेंगे कि मेरे बाद तुम इन टटपुंजे के लोगों के पास में चले जाना। लेकिन अब ये समझ भी होती तो ऐसे टटपुंजे के पास कौन जाता, और जिनके पास समझ हो तो नहीं जा रहे, निश्चित ही नहीं जा रहे। जिनने ओशो को सुन लिया, ओशो को समझ लिया, ओशो को जी लिया, वो ऐसी किसी टटपुंजे के पास कैसे जाएगा। जो जा रहे हैं वो साबित कर रहे हैं कि उन्होंने ओशो को समझा ही नहीं। न इन रिंग मास्टर देवदत्त और लट्ट भारती ने समझा, न उनके पास आने वाले सब। लेकिन अब ठीक है, चल निकली है दुकानदारियाँ, चल निकले हैं गुरु घंटाल, और चल निकले हैं जबलाधारी मालाधारी। हर थोड़े दिन में एक नई नोटंकी, मनोरंजन करो, मजा लो। लेकिन ये स्पष्ट है कि ओशो ने कहा बी मैसेज नॉट मैसेंजर, संदेश बनो, संदेश वाहक नहीं। और संदेश सिर्फ और सिर्फ ध्यान से, ओशो के विजडम को जीने से, अपने को आग में डालने से। कहते हैं ना कबीर, जो गरबारे आप ना आए हमारे साथ, जो अपने अहम को जलाए, वो ओशो के संदेश बनते हैं। ओशो का संदेश बनना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत 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 निर्णायक चुनौती है। हाँ, मैसेंजर तो बन गए हैं सारे, एक से एक लट, एक से एक। मैं जब देखता हूँ तो, क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा बहुत दाढ़ी बाड़ी बढ़ानी होती है, महिलाएं होते टोपे वोपे पहनने होते हैं, ऐसे बैठना होता है, और थोड़ी सी नोटंकी करनी होती है, जबले पहनने होते हैं, माला पहननी होती है, ओशो के साथ होने के थोड़े से दावे करने होते हैं, और नए नए नाम रख सकते हो अंग्रेजी में, तंत्रा शिविर, सूफी शिविर, पट्टा बांध लो सिर पे। ये हो गई भैया ओशो, ये ओशो की क्रांति। इस सब, ये सब ओशो के नाम से पॉसिबल ही नहीं। न ओशो के जीते जी, न ओशो के जाने के बाद, न ओशो के जाने के हजारों लाखों सालों बाद। ये तो जिसमें साहस होता है, करेजियस होता है, उसको जीता है। कबीर के साथ उस वक्त भी जो चले, उनको अपना घर बांटना पड़ा, और आज भी कोई चलेगा तो उसे अपना घर बांटना पड़ेगा। जो अपने अहम को जला सके वही संबुद्धों के साथ चलता है। बाकी तो नौटंकियाँ हैं, शोषण के रास्ते हैं, और शोषण अब मानव विकृतियाँ हैं, ये मानसिक विकार होते हैं। कई लोग शोषण करते हैं, कई लोगों को शोषण करवाने में मजा आता है, तो दोनों एक दूसरे की खानापूर्ति कर देते हैं। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी बात को भी लोगों तक जाने दें, पहुंचने दें। ये बेहद ज़रूरी है, और ताकि जो कोई लोग इधर उधर जाते होते हैं, भटकते होते हैं, अटकते होते हैं, तो उनको अगर थोड़ी बहुत समझ मिल सके तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि धोखे और भुलावे बहुत आ गए हैं। अब इन धोखे भुलावों के ऊपर लगातार सचेत करना बेहद जरूरी है। ओशो को सुनिए, ओशो को पढ़िए, ध्यान करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ,
थोड़ी बहुत ज़रूरत हो तो आर्थिक मदद कर दें, बहुत मुश्किल है। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का